नमस्कार। कहानी संसार में लीजिए सुनिए हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री लाल शुक्ल की लिखी बाल कथा एक चोर की कहानी। वाचन स्वर मेरा यानी अनुराग चौधरी का है। माघ की रात, तालाब का किनारा, सूखता हुआ पानी, सड़ती हुई काई, कोहरे में सब कुछ ढका हुआ। तालाब के किनारे बबूल, नीम, आम और जामुन के कई छोटे बड़े पेड़ों का बाग, सब सर झुकाए खड़े हुए। पेड़ों के बीच की जमीन कुशकास के फैलाव में ढकी हुई। उसके पार गन्ने का खेत, उसका आधा गन्ना कटा हुआ, उस पर गन्ने की सूखी पत्तियां फैली हुई, उन पर जमती हुई ओस, कटे हुए गन्ने की ठूठियां उन्हें पत्तियों में ढकी हुई। आधे खेत में उगा हुआ गन्ना जिसकी फुनगी पर सफ़ेद फूल आ गए थे क्योंकि वह पुराना हो रहा था। रात के 2 बजे पास की अमराइयों में चिड़ियों ने पंख फटकारे। कोई चमगादड़ कैं कैं करता रहा। एक लोमड़ी दूर की झाड़ियों में खांसती रही, पर रात के सन्नाटे के अजगर ने अपनी बर्फीली सांस की एक फुफकार से इन सब ध्वनियों को अपने पेट में डाल लिया और रह रहकर फुफकारता रहा। तभी जैसे गन्ने के सुनसान घने खेत से अकस्मात बनैले सुअरों का कोई झुंड बाहर निकल आए, बड़े जोर का शोर मचा। चोर चोर चोर! गांव की ओर से लगभग 25 आवाज़ें हवा में गूंज रही थीं। चोर चोर चोर! चारों ओर से घेर लो, जाने न पाए। ठाकुर बाबा के बाग की तरफ गया है। भगंती के खेत की तरफ देखना। हाँ, गन्ने वाला खेत। चोर चोर! देखते देखते गांव वाले ठाकुर के बाग में पहुंच गए। चारों ओर से उन्होंने बाग को और उससे मिले हुए गन्ने के खेत को घेर लिया। लालटेनों की रोशनी में एक एक झाड़ी की तलाशी ली जाने लगी। सब बोल रहे थे, कोई भी सुन नहीं रहा था। तभी एक आदमी ने टार्च की रोशनी फेंकनी शुरू की। भगंती के खेत में उसने कुछ गन्नों को हिलते देखा। फिर वह धीरे धीरे खेत के किनारे तक गया। 2-3 कोमल गन्ने जमीन पर झुके पड़े थे। उसी की सीध में कुछ गन्ने ऐसे थे जिन पर से पाले की बूंदें नीचे लुढ़क गई थीं। टार्च की रोशनी में और पौधों के सामने ये कुछ अधिक हरे दिख रहे थे। टार्च की रोशनी को खेत की गहराइयों में फेंकते हुए उस आदमी ने चिल्लाकर कहा, होशियार भाइयों, होशियार! चोर इसी खेत में छिपा है। चारों ओर से इसे घेर लो, जाने न पाए। फिर शोर मचा और लोगों ने खेत को चारों ओर से घेर लिया। उस आदमी ने मुंह पर दोनों हाथ लगाकर जोर जोर से कहा, खेत में छिपे रहने से कुछ नहीं होगा, बाहर आ जाओ, नहीं तो गोली मार दी जाएगी। वह बार बार इसी बात को कई प्रकार से आतंक भरी आवाज़ में कहता रहा। भीड़ में खड़े एक अधवैसु किसान ने अपने पास वाले साथी से कहा, नारायणा है बड़ा चाई, कलकत्ता कमाकर जब से लौटा है बड़ा होशियार हो गया है। उसके साथी ने कहा, बड़े बड़े साहबों से रफ्त जब्त रखता है, कलकत्ते में इसके ठाठ हैं, मैं तो देख आया हूँ, लड़का समझदार है। जान कैसे लिया कि चोर खेत में है? तभी किसी ने कहा, यह चुट्टा खेत से नहीं निकलता तो आग लगा दो खेत में, तभी बाहर आएगा। इस प्रस्ताव के समर्थन में कई लोग एक साथ बोलने लगे। किसी ने इसी बीच में दिया सलाई भी निकाल ली। भगंती ने आकर नारायण उर्फ नारायणा से हाथ जोड़कर कहा, हे नारायण भैया, एक चोर के पीछे हमारा गन्ना न जलवाओ, सैकड़ों का नुकसान हो जाएगा, कोई और तरकीब निकालो। नारायण ने कहा, देखते जाओ भगंती काका, खेत का गन्ना जलेगा नहीं, पर कहा यही जाएगा। उसने तेजी से चारों ओर घूमकर कुछ लोगों से बातें की और खेत के आधे हिस्से में गन्ने की जो सूखी पत्तियां पड़ी थीं, उनके छोटे छोटे ढेरों में आग लगा दी। बहुत से लोग आग तापने के लिए और भी नज़दीक सिमट आए। सब तरह का शोर मचता रहा। खेत के बीच में गन्ने के कुछ पेड़ हिले। नारायण ने उत्साह से कहा, शाबाश, इस तरह चले आओ। पास खड़े हुए भगंती ने उसने कहा, चोर आ रहा है, 10-15 आदमियों को इधर बुला लो। चारों ओर से उठने वाली आवाज़ें शांत हो गईं। लोगों ने गर्दन उठा उठाकर खेत के बीच में ताकना शुरू कर दिया। चोर के निकलने का पता लोगों को तब चला जब वह नारायण के पास खड़ा हो गया। सहसा चोर को अपने पैरों से लिपटा हुआ देखकर वह उछलकर पीछे खड़ा हो गया, जैसे सांप ने छू लिया हो। एक बार फिर शोर मचा, चोर चोर! चोर घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। न जाने आसपास खड़े लोगों को क्या हुआ कि 3-4 आदमी उछलकर चोर के पास गए और उसे लातों मुक्कों से मारना शुरू कर दिया, पर उसे ज़्यादा मार नहीं खानी पड़ी। मारने वालों के साथ ही नारायण भी उसके पास पहुंच गया। उनको इधर उधर ढकेल कर वह चोर के पास खड़ा हो गया और बोला, भाई लोगों, यह बात बेजा है, हमने वादा किया है कि मारपीट नहीं होगी, यह शरणागत है, इसे मारा न जाएगा। एक बुढ़े ने दूर से कहा, चुट्टे को मारा न जाएगा तो क्या पूजा जाएगा?
पर नारायण ने कहा अब चाहे जो हो इसे पुलिस के हाथों में देकर अपना काम पूरा हो जाएगा, मारपीट से कोई मतलब नहीं। लोग चारों ओर से चोर के पास सिमट आए थे। नारायण ने टार्च की रोशनी उस पर फेंकते हुए कहा, क्यों जी, माल कहाँ है? पर उसकी निगाह चोर के शरीर पर अटकी रही। चोर लगभग 5 फुट ऊंचा दुबला पतला आदमी था, नंगे पैर कमर से घुटनों तक एक मैला सा अंगोछा बांधे हुए, जिस्म पर एक पुरानी खाकी कमीज थी, कानों पर एक मटमैले कपड़े का टुकड़ा बंधा था। उम्र लगभग 50 साल होगी। दाढ़ी बढ़ रही थी, बाल सफ़ेद हो चले थे। जाड़े के मारे वह कांप रहा था और दांत बज रहे थे। उसका मुंह चौकोर सा था, आंखों के पास झुर्रियां पड़ी थीं, दांत मजबूत थे। मुंह को वह कुछ इस प्रकार खोले हुए था कि लगता था मुस्कुरा रहा है। उसे कुछ जवाब न देते देख कुछ लोग उसे फिर मारने के लिए बढ़े, पर नारायण ने उन्हें रोक लिया। उसने अपना सवाल दोहराया, माल कहाँ है? लगा कि उसके चेहरे की मुस्कान बढ़ गई है। उसने हाथ जोड़कर खेत की ओर इशारा किया। इस बार नारायण को गुस्सा आ गया। अपनी टार्च उसकी पीठ पर पटक कर उसने डांट कर कहा, माल ले आओ। 2 आदमी लालटेने लिए हुए चोर के साथ खेत के अंदर घुसे। पाले और ईंख की नुकीली पत्तियों की चोट पर बार बार वे चोर को गाली देते रहे। थोड़ी देर बाद जब वे बाहर आए तो चोर के हाथ में एक मटमैली पोटली थी। पोटली लाकर उसने नारायण के पैरों के पास रख दी। नारायण ने कहा, खोलो इसे, क्या क्या चुरा रखा है? उसने धीरे धीरे थके हाथों से पोटली खोली। उसमें एक पुरानी गीली धोती, लगभग 2 सेर चने और एक पीतल का लोटा था। भीड़ में एक आदमी ने सामने आकर चोर की पीठ पर लात मारी, कुछ गालियां दी और कहा, यह सब मेरा माल है। लोग चारों ओर से चोर के ऊपर झुकाए थे। वह नारायण के पैरों के पास चने, लोटे और धोती को लिए सर झुकाए बैठा था। सर्दी के मारे उसके दांत किटकिटा रहे थे और हाथ हिल रहे थे। नारायण ने कहा, इसे इसी धोती में बांध लो और थाने ले चलो। 2-3 लोगों ने चोर की कमर धोती से बांध ली और उसका दूसरा सिरा पकड़कर चलने को तैयार हो गए। चोर के खड़े होते ही किसी ने उसके मुंह पर तमाचा मारा और गालियां देते हुए कहा, अपना पता बता वरना जान ले ली जाएगी। चोर जमीन पर सर लटकाकर बैठ गया, कुछ नहीं बोला। तब नारायण ने कहा, क्यों उसके पीछे पड़े हो भाइयों? चोर भी आदमी ही है, इसे थाने लिए चलते हैं, वहाँ सब कुछ बता देगा। किसी ने पीछे से कहा, चोर चोर मौसेरे भाई। नारायण ने घूम कर कहा, क्यों जी, मैं भी चोर हूँ, यह किसकी शामत आई? 2-1 लोग हंसने लगे। बात आई गई हो गई। वे गांव के पास आ गए। तब रात के 4 बज रहे थे। चोर की कमर धोती से बांधकर उसका एक छोर पकड़कर दीना चौकीदार थाने चला। साथ में नारायण और गांव के 2-1 आदमी और भी चले। चारों में पहले वाला बुढ़ा किसान रास्ता काटने के लिए कहानियां सुनाता जा रहा था। तो युधिष्ठिर ने कहा था कि बामन ने हमारे राज में सोने की थाली चुराई है, उसे क्या दंड दिया जाए? तो विदुर बोले कि महाराज, बामन को दंड नहीं दिया जाता। तो राजा बोले कि इसने चोरी की है तो दंड तो देना ही पड़ेगा। तब विदुर ने कहा, महाराज, इसे राजा बलि के पास इंसाफ के लिए भेज दो। जब राजा बलि ने बामन को देखा तो उसे आसन पर बैठाला। चौकीदार ने बात काट कर कहा, चोर को आसन पर बैठाला, ये कैसे? बुढ़ा बोला, क्या चोर क्या साह, आदमी आदमी की बात। राजा ने उसे आसन दिया और पूरा हाल पूछा कि आपने चोरी क्यों की? तो बामन बोला कि चोरी पेट की खातिर की। चौकीदार ने पूछा, तब क्या? बुढ़ा बोला, राजा बल ने कहा, राजा युधिष्ठिर को चाहिए कि वे खुद दंड लें, बामन को दंड नहीं होगा। जिस राजा के राज में पेट की खातिर चोरी करने पड़े वह राजा 2 कौड़ी का है, उसे दंड मिलना चाहिए। राजा बलि ने उठकर चौकीदार जी खोलकर हंसा, बोला, वाह रे बाबा, क्या इंसाफ बताया है राजा बलि का। राजा विक्रमाजीत को मात कर दिया। वे हंसते हुए चलते रहे। चोर भी अपनी पोटली को दबाए पंजों के बल उचकता सा आगे बढ़ते गया। पूरब की ओर घने काले बादलों के बीच से रोशनी का कुछ आभास फूटा। चौकीदार ने धोती का छोर नारायण को देते हुए कहा, तुम लोग यहीं महुए के नीचे रुक जाओ, मैं दिशा मैदान से फारिग हो लूँ। साथ के दोनों आदमी भी बोल उठे। बुढ़े ने कहा, ठीक तो है नारायण भैया, यहीं तुम इसे पकड़े बैठे रहो, हम लोग भी निपट आवें। वे चले गए। नारायण थोड़ी देर चोर के साथ महुए के नीचे बैठा रहा। फिर अचानक बोला, क्यों जी, मुझे पहचानते हो? दया की भीख सी मांगते हुए चोर ने उसकी ओर देखा, कुछ कहा नहीं। नारायण ने फिर धीरे से कहा, हम सचमुच मौसेरे भाई हैं। इस बार चोर ने नारायण की ओर देखता रहा, पर इस सूचना पर नारायण जिस आश्चर्य भरी निगाह की उम्मीद कर रहा था वह उसे नहीं मिली। बढ़ी हुई दाढ़ी वाला एक दुबला पतला चौकोर चेहरा उससे दया की भीख मांग रहा था। नारायण ने धीरे से रुक रुक कर कहा, कलकत्ते के शाह मकसूद का नाम सुना है? उन्हीं के गोल का हूँ।
जैसे किसी को किसी अनजाने जाल में फंसाया जा रहा हो। चोर ने उसी तरह बिधी हुई निगाह से उसे फिर देखा। नारायण ने फिर कहा, कलकत्ते के बड़े बड़े सेठ मेरे नाम से थर्राते हैं। मेरी शक्ल देखकर तिजोरियों के ताले खुल जाते हैं, रोशनदान टूट जाते हैं। वह कुछ और कहता, लगातार बात करने का लालच उसकी रग रग में समा गया था। अपनी तारीफ में वह बहुत कुछ कहता, पर चोर की आंखों में न आनंद झलका, न स्नेह दिखाई पड़ा। न उसकी आंखों में प्रशंसा की किरण फूटी, न उसमें आतंक की छाया पड़ी। वह चुपचाप नारायण की ओर देखता रहा। सहसा नारायण ने गुस्से में भरकर उसकी देह को बड़े जोर से झकझोरा और जल्दी जल्दी कहना शुरू किया, सुन बे, चोरों की बेइज्जती न करा। चोरी ही करनी है तो आदमियों जैसी चोरी कर। कुत्ते बिल्ली बंदरों की तरह रोटी का एक एक टुकड़ा मत चुरा। सुन रहा है बे? मालूम पड़ा कि वह सुन रहा है। उसके चेहरे पर हैरानी का चढ़ाव उतार दिख पड़ने लगा था। नारायण ने कहा, ये शेर आध सिर चने और यह लोटा चुराते हुए तुझे शर्म भी नहीं आई? यही करना है तो कलकत्ते क्यों नहीं आता? न जाने क्यों चोर की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके होठ इतने फैल गए कि लग रहा था वह हंस पड़ेगा, पर आंसू बहते ही जा रहे थे। वह अपने पेट पर दोनों हाथ से मुक्के मारने लगा। आंसुओं का बेग और बढ़ गया। नारायण ने बात करनी बंद कर दी। कुछ देर रुककर कहा, भाग जाओ, कोई कुछ न कहेगा। जब तू दूर निकल जाएगा तभी मैं शोर मचाऊंगा। जब इस पर भी चोर ने कुछ जवाब न दिया तो उसे आश्चर्य हुआ। फिर कुछ रुककर उसने कहा, बहरा है क्या बे? फिर भी चोर ने कुछ नहीं कहा। नारायण ने उसे बांधने वाली धोती का छोर उसकी ओर फेंका, उसे धकेलकर दूर किया और हाथ से उसे भाग जाने का इशारा किया, पर चोर भागा नहीं। थका सा जमीन पर औंधे मुंह पड़ा रहा। इतने में दूसरे लोग आते हुए दिखाई पड़े। नारायण ने गंभीरतापूर्वक उठकर चोर को जकड़ने वाली धोती पकड़ ली, उसे हिला डुलाकर खड़ा कर दिया। एक एक करके वे सब लोग आ गए। सवेरा होते होते वे थाने पहुंच गए। थाना मुंशी ने देखते ही कहा, सवेरे सवेरे किसका मुंह देखा? पर मुंह देखते ही वह फिर बोला, अजब जानवर है, चेहरा तो देखो, लगता है हंस पड़ेगा। दिन के उजाले में सब ने देखा कि उसका चेहरा सचमुच ऐसा ही है। छोटी छोटी सूजी हुई आंखें और बढ़ी हुई दाढ़ी के बावजूद चौकोर चेहरे में फैला हुआ मुंह लगता था हंसने ही वाला है। थाना मुंशी ने पूछा, क्या नाम है? चोर ने पहले की तरह हाथ जोड़ लिए। तब उसने उसके मुंह पर 2 तमाचे मारकर अपना सवाल दोहराया। चोर का मुंह कुछ और फैल गया। उसने 2-4 तमाचे फिर मारे। इस बार उसकी चीख से सब चौंक पड़े। मुंह जितना फैल सकता था उतना फैलाकर चोर बड़ी जोर से रोया। लगा कोई सियार अकेले ही माद की ओर देखकर बड़ी जोर से चीख उठा है। मुंशी ने उदासीन भाव से पूछा, माल कहाँ है? नारायण ने चने, लोटे और धोती को दिखाकर कहा, यह है। न जाने क्यों सब थके थके से चुपचाप खड़े रहे। चोर अब सिसक रहा था। सहसा एक सिपाही ने अपनी कोठरी से निकलकर कहा, मुंशी जी, यह तो 5 बार का सजा याफ्ता है। इसके लिए न जेल में जगह है न बाहर, घूम फिर कर फिर यहीं आ जाता है। मुंशी ने कहा, कुछ अधपगला सा है क्या? सिपाही ने मुंशी के सवाल का जवाब स्वीकार में सिर हिला कर दिया। फिर पास आकर चोर की पीठ थपथपाते हुए कहा, क्यों गूंगे? फिर आ गए? कितने दिन के लिए जाओगे? 6 महीने की, साल भर? चोर सिसर रहा था, पर उसकी आंखों में भय, विस्मय और जड़ता के भाव समाप्त हो चले थे। सिपाही की ओर वह बार बार हाथ जोड़कर झुकने लगा, जैसे पुराना परिचित हो। चौकीदार ने साथ के बुढ़े को कोहनी से हिलाकर कहा, साल भर को जा रहा है, समझ गए बली महाराज? पर कोई भी नहीं हंसा। तो दोस्तों, ये थी एक चोर की कहानी। बहुत ही मार्मिक सी कहानी थी। और आप जान लीजिए कि ये एक गूंगे आदमी की, जो कि बोल नहीं सकता था, उसकी कहानी थी। श्रीलाल शुक्ल की लिखी हुई एक बाल कहानी, एक चोर की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।